मेहमानों से जानूंगा। मित्तल साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है महेंद्र चौधरी जी ने कि एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने खुला छोड़ा है लापरवाही नहीं है तो अपराध है, क्योंकि हमारे बच्चों की जान ले रहा है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई हुई है, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, ये हादसे हो रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है सर? देखिए अहमद, महेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों ने इसको खुला छोड़ा है सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसे कई मामले में, अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल भी क्या नाम से 6 ऐसे हादसे राजस्थान में हुए हैं और अधिकांश के अंदर क्या नाम से उन बच्चों को निकाला नहीं जा सका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक आप कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ 2 लोगों के खिलाफ तो कम से कम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक, उसने जिसने इसको खोदा है, जिस कंपनी ने, जिस संस्था ने इसको खोदा है, जिस जो ट्यूबवेल खोदने वाली जो क्या नाम से कंपनी है, जो फर्म है, उसने खोदा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसने खोदने के बाद उसको खुला छोड़ दिया। मित्तल साहब, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। संजय जी हमारे पास फोन कर रहे हैं, कोटपुतली से हमारे दर्शक हैं। संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं निश्चित रूप से न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्यूज 18 ने इस बिंदु को सार्वजनिक रूप से उठाया और इस प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर को उठा करके बहुत ही आप लोगों ने तरह से शांत किया। अभी जैसा कि महेंद्र जी चौधरी ने अभी आप लोगों को बताया, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन बन चुकी है, राजस्थान हाई कोर्ट के भी विभिन्न प्रकार के ऐसे डिसीजन हो चुके हैं, लेकिन उन डिसीजन का अभी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर एक भी व्यक्ति को कड़ाई रूप से ऐसी सजा दी जाती तो लोग इस हादसे को रोक पाते। क्या होता है, कानून अपनी जगह से बन गया, लेकिन कानून बनने के बाद में उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर रूप से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर 200 वाले हादसे से राज्य सरकार अगर थोड़ा बहुत भी किसी भी प्रकार से इस स्तर से कार्य करती और उन द्वारा दोबारा से प्रचार करती और संबंधित जिला कलेक्टर को और ग्राम स्तर पे संबंधित सेक्रेटरी, इसके अलावा तहसीलदार को, डीएम को, इन सबको लेटर जारी करके जा जाके खुले हुए रहे, उसके ऊपर व्यापक जोर। संजय जी, आपका दर्द भी समझ रहे हैं हम लोग और इसी पर चर्चा करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अटल जी, ये बहुत गंभीर सवाल है और संजय जी सवाल उठा रहे हैं, सीधा आपसे पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकार और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बाकायदा जिला कलेक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के बोरवेल की जानकारी जुटाएं, कोई खुला नहीं रहे, ये तय कर लें, लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है सर? अटल जी, देखिए हेमंत जी, जो आप बिल्कुल अभी अब कह दिया गया है सरकार द्वारा भी सारे कलेक्टर्स को कि भाई जितने भी बोरवेल्स हैं उनकी सारी जानकारी होनी चाहिए और कोई भी बोरवेल अगर खुला है तो उसको बंद कर दिया जाए। और देखिए बहुत सारे बोरवेल घर में लगे हुए हैं, अपने खेत में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले तो देखिए अब ये सारी एक प्रक्रिया ही है और उस प्रक्रिया में मशीन खराब हो गई बोरवेल में से, वो बोरवेल को उसके पाइप निकाले गए। आपको पता है कि बोरवेल तो पहले से खुदा हुआ था, उसमें मशीन निकाली गई। कड़ाई करनी पड़ेगी सर, 100 बातों की एक बात, ये सख्ती करनी पड़ेगी। और अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें मानवीय पक्ष, तो हादसे होने के बाद अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो परिवार तो पहले ही टूटा हुआ है, लेकिन पहले सख्ती करनी पड़ेगी। हमें उन अधिकारियों के खिलाफ सख्ती करनी पड़ेगी और ये प्रशासन का काम है सर, हम इससे भाग नहीं सकते। भरत मेघवाल जी, एक टिप्पणी, कौन जिम्मेदार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लगातार सालों से होते आए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन इसमें सबसे बड़े भागीदार हैं। उनकी जो नाकामी है, उनकी जो लापरवाही है वो है। 2024 के अंदर जिस तरीके से न्यूज 18 राजस्थान ने भी बताया कि 6 हादसे हुए, उसके बावजूद भी ये सरकार सबक नहीं ले पाई। 9 दिसंबर को दौसा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम होने के बाद भी अभी तो ये डिसाइड करने में लग गया कि हमें ऑप्शन ए अपनाना है, ऑप्शन बी अपनाना है, ऑप्शन सी अपनाना है। देसी जुगाड़ अपनाया जाता है, उसके बाद पाइलिंग मशीन के लिए घंटों इंतजार किया जाता है और 46 घंटे बाद भी हम ये चीज सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा भरत जी रोक रहा हूं, सीकर से दर्शक हमारे नियमित दर्शक है रामदयाल जी, कुछ कहना चाह रहे रामदयाल जी, बोलिए जल्दी से। जी सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, सब सुन रहे हैं, बोलिए आप। मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, ये गवर्नमेंट 3 दिन से क्या कर रही है इसमें? 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी जो आपकी जो पाइलिंग मशीन है सर, उसके अंदर डीजल निकल रहा है।
जी। मेरे को सूचना मिली है वहां से। क्या क्या सूचना मिली? जो पायलिंग मशीन है इसके अंदर डीजल की है। पाइलिंग मशीन में मैं सुन नहीं पा रहा हूं क्लियर। जी सर। डीजल खत्म हो गया। डीजल खत्म हो गया। हाँ, डीजल खत्म हो गया पायलिंग मशीन में। ठीक है रामदयाल जी, कोशिश तो देखिए जी, रामदयाल जी और बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सब यही चाहते हैं बच्चे बाहर निकले। एक डिप्टी कंट्रोलर साहब, आपसे एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूं, ये स्थिति कोऑर्डिनेशन नहीं है, संसाधन नहीं है। ये पाइलिंग मशीन दूसरे दिन जाकर के मंगवा रहे हैं, अभी भरत जी भी ये सवाल उठा रहे थे, ये समस्या क्या है? हमारा विभाग जो है जिसके कंधों पर इस तरह से जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन की, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, ये मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। जी नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल एसओपी के अकॉर्डिंग चलता है ये सारी चीजें, जिनमें पहला रिस्पांस जो है वो सिविल डिफेंस करती है, उसके बाद एसडीआरएफ करती है और उसके बाद एनडीआरएफ करती है। और ये तीनों ही फेजेज हैं, तीनों फेजेज में चलती हैं। दूसरी बात, जगह की स्थिति और वहाँ का जो सिनेरियो हो उसको देखते हुए कि भाई कितनी जल्दी हम उसको रिकवर कर सकते हैं, कितनी जल्दी उसको निकाल सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर पहले चर्चा होती है और उसके बाद प्लान बनाया जाता है, तब इन सभी चीज़ों पे फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ पे चूंकि स्थिति गंभीर इसलिए हुई क्योंकि शुरुआत में अगर वो ज्यादा कोशिश नहीं करते वाले अमित जी, तो शायद मैं थोड़ा सा फिर रोकूंगा। अलवर से मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी बोलिए जल्दी से, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस हादसे पर? तो लगता है उनका संपर्क टूट गया है। अमित जी, आप कह रहे हैं एसओपी होती है, लेकिन आप देखिए इस एसओपी में क्या ये लिखा था कि 3 घंटे तक तो हमारी टीमें नहीं पहुंच पाएगी, 3 घंटे बाद जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे तब दूसरे दिन पाइलिंग मशीन बुलाएंगे, फिर तीसरे दिन पाइलिंग मशीन के काम को रोक देंगे, फिर ये सोचेंगे तीसरा दिन शाम होते होते कि वहां पर देसी जुगाड़ी काम कर जाए। ये सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना सर? के बारे में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब व्यक्ति अपना प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो प्रशासन को सूचना थोड़ा लेट देता है, वो एकदम से तो सूचना देता नहीं है। जैसे ही वो सूचना आती है, क्योंकि ये कंट्रोल रूम, अब जैसे यूं आप इसको समझिए कि कोटपुतली की घटना है और अगर जयपुर से कोई टीम भिजवाई जानी है या अजमेर से कोई टीम भिजवाई जानी है तो निश्चित रूप से उसको आने में टाइम लगता है। जयपुर से कोटपुतली जाने में कितना टाइम लगता है मनीष जी? हर आम आदमी का सवाल है, छोटा सा। जी बिल्कुल, आप देखिए, जाने का मतलब ये नहीं कि हम आपको सीधा जो है बस में बैठे या अपनी गाड़ी उठाई और हम निकल गए। निश्चित रूप से घटना कौन सी है उसके लिए इक्विपमेंट पहले अगर आपदा प्रबंधन इक्विपमेंट में आधा घंटा सेटल करने में लगा है तो वो आपदा प्रबंधन नहीं है सर, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। ओम प्रकाश जी एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेता हूं, फिर मैं वापस डिबेट पर आऊंगा। ओम प्रकाश जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये अभी बोल रहे थे सर कि पहले एसडीआरएफ ने किया, एनडीआरएफ ने किया, ये सब बातें गलत है। ये बैठे बैठे बातें ही करते रहेंगे या कुछ आगे करेंगे? ये क्या है, प्लान बनाते रहते हैं, तब तक उस बच्ची की जान निकल जाएगी। हर केस में ऐसा होता आ रहा है। ओम प्रकाश जी आपकी बात ठीक है, और हर एक आम आदमी जो है इस परेशानी घड़ी में ये लोग क्या है, बनते रह गए अब तक, जबकि रेस्क्यू किया ही नहीं इन्होंने सही तरीके से। अमित जी जवाब दीजिए। अमित जी, भ्रष्ट तंत्र है ये प्रशासन, बिल्कुल ठीक है। अमित जी जवाब दीजिए आप प्लीज थोड़ा सा। देखिए सर, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। निश्चित रूप से जो बच्ची है इस वक्त हम सभी उसके प्रति संवेदना रखते हैं, नो डाउट। लेकिन जो प्रक्रिया है वो यही है कि जितना जल्दी हो सके उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कोई भी टीम हो, कोई भी रिस्पॉन्सिव एजेंसी हो। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि उसके लिए हम पहले देर लगाएं और फिर हम निकले, ऐसा नहीं होता। सारी टीम है, चाहे वो सिविल चाहते नहीं है, लेकिन कई तरह की चीजें, जैसे मैं अभी कल भी हमने इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की थी, हमारे सामने आया कि देखिए पाइलिंग मशीन हम दूसरे स्टेट से मंगा रहे हैं, गुड़गांव से आ रही है, हमारे पास आपदा प्रबंधन की टीमों के पास पाइलिंग मशीन नहीं है, एसडीआरएफ के पास भी नहीं है, एनडीआरएफ के पास भी नहीं है, संसाधनों की कमी है। इसे हमें स्वीकार करना में कोई हिचक नहीं है, मुझे भी कोई ये कहने में हिचक नहीं है कि अभी तक हम 21वीं सदी के हिसाब से जितने आपदा प्रबंधन को लेकर के तैयार होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, और किसी भी स्टेट में भारत में अभी तक तो नहीं दिखता है, जबकि बजट में कहीं कोई कमी नहीं है। आम आदमी की सोच से भी बाहर आपदा प्रबंधन का बजट आता है। अटल जी एक छोटी सी टिप्पणी में चाहता हूं, एक मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक हैं। मूलचंद जी अपनी बात रखिए। सर, ये एलईडी में प्रशासन दिखा रहा क्यों नहीं है? क्या कह रहे हैं? जनता को जो ये प्रॉपर एलईडी में आ रहा है ना, वो प्रशासन दिखा रहा क्यों नहीं है?
प्रशासन के। हेलो हाँ, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए इनकी, बोलिए, दोबारा बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये कैमरे लगा रखे हैं, जो एलईडी में प्रॉपर लड़की का दोष नहीं आ रहा है और दिखा क्यों नहीं है प्रशासन मीडिया वाले? जी, ठीक है। मित्तल साहब आप कुछ समझ पाए हो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जो एलईडी लगा रखी है मौके पर, उस एलईडी की जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी जा रही है? जो कैमरा लगा रखा है एलईडी के माध्यम से देखा जा सकता है, तो प्रशासन उस तथ्य को क्यों छुपा रहा है? जी, तो आपको क्या लगता है कि क्यों छुपा रहा है मित्तल साहब? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिप्टी कंट्रोलर साहब बैठे हैं, इनसे मेरा एक बहुत छोटा सा एक सवाल है कि क्या 52 घंटे क्या चेतना, अभी जो चेतना जो बच्ची है 3 साल की, उसमें अभी क्या चेतना बाकी होगी?